इससे पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था। हमने एक केस पढ़ा था जिसमें वेलोसिटी जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी। कि जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल होती थी तो पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लगता था वो ज़ीरो लगता था। तो चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो होता था तो पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधे सीधे निकल जाता था, चाहे वेलोसिटी पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो। ये जो हमारा जो सेकंड केस है ये ऐसा है कि जो वेलोसिटी है वो बी के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये सेकंड स्पेशल केस है, तो इसके लिए देखते हैं कि इसका ट्रेजेक्टरी कैसे रहेगा, कि जो पार्टिकल है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेपर, और ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू बी है। एक चार्ज क्यू है जिसका मास हम एम मान लेते हैं, और ये वी स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो ये चार्ज है जिसका मास एम है और ये वी स्पीड से मूव कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू बी, तो इसको हम नाम देते हैं वी परपेंडिकुलर, ताकि इससे पता चल जाएगा। तो जो ये वाली जो वेलोसिटी है वो बी के परपेंडिकुलर है। तो इसके ऊपर देखते हैं होता क्या है। तो इसके ऊपर अगर हम देखें मैग्नेटिक फोर्स कि अगर वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो इसके ऊपर फोर्स निकालते हैं पहले। तो जो फोर्स आएगा एफ, ये कितना आएगा, क्यू वी बी, वी का मतलब वी परपेंडिकुलर, बी इंटू साइन 90 होता है। तो फोर्स कितना हो गया, क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। ठीक है, ये तो इसके ऊपर फोर्स आ गया। अब देखो जब ये चीज़ ये जैसे भी चलेगा इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो होगा क्या, चार्ज तो कांस्टेंट है, वी जो स्पीड होता है वो चेंज नहीं होता था। हमने वो भी लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब भी किसी पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं होती। तो ये जो है वी परपेंडिकुलर, ये भी कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है। तो ओवरऑल जो ये फोर्स है एफ, ये कैसा आया, ये कांस्टेंट फोर्स आया। ठीक है, इस केस में कि पार्टिकल कैसे भी चलेगा लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कैसा आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, और जो ये फोर्स है ये हमेशा वी के परपेंडिकुलर रहेगा। तो ये जो फोर्स कांस्टेंट आया और जो ये फोर्स है ये हमेशा वी के परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये वाली बात हमें समझ में आई कि अगर वी बी के परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जो उसके ऊपर फोर्स लगा वो कितना लगा, क्यू इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी। क्यू वी परपेंडिकुलर बी ये तीनों ही कांस्टेंट रहेंगे, तो ओवरऑल जो फोर्स है वो कांस्टेंट हो गया। फोर्स कांस्टेंट, इसका मतलब जो इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन लगेगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और जो फोर्स है वो वी के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो जो फोर्स है वो हमने क्या लिखा, वी के परपेंडिकुलर, और ये हमेशा कैसे रहेगा, ऑलवेज ये हमेशा वी के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो अगर फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा तो एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन वो भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही रहेगा। तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर ये वाला केस होता है कि जब फोर्स कांस्टेंट है और वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहता है ऑलवेज, तो जो भी पाथ होता है या फिर जो भी पार्टिकल का जो ट्रेजेक्ट्री होता है वो एक सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो इसका ट्रेजेक्ट्री रहेगा, पाथ ऑफ पार्टिकल, वो कैसा रहेगा, सर्कुलर। कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, जब फोर्स हमेशा कांस्टेंट हो और जो फोर्स है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो इस वाले केस में जो पार्टिकल का पाथ रहता है वो सर्कुलर पाथ रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखते हैं कि ये पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। तो अगर हम इसमें डायरेक्शन निकालें फोर्स की, तो v इधर है, b नीचे है, तो v क्रॉस b, फोर्स इधर आएगा, चार्ज पॉजिटिव है तो जहाँ v क्रॉस b का डायरेक्शन है फोर्स भी वही है। तो v इधर b इधर, तो v क्रॉस b इधर आया। तो ये पार्टिकल ऐसे चलते चलते एकदम से ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये पार्टिकल ऐसे चल रहा था तो थोड़ा सा ऐसे मुड़ जाएगा। फिर जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा, चलो पहले इसका बना ही देते हैं कि ये जो भी पार्टिकल है ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिसका रेडियस r होगा। तो देखो जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी। तो v क्रॉस बी कहाँ है, v क्रॉस बी नीचे, तो v क्रॉस बी इधर है। तो ऐसे चलते हुए पार्टिकल के ऊपर फोर्स इधर लगा तो ऐसे जाता हुआ पार्टिकल फिर घूम गया। फिर यहाँ पर अगर देखें तो v इधर है, तो v क्रॉस बी, फोर्स इधर, तो ये ऐसे जाता हुआ पार्टिकल फिर घूम जाएगा।
ये वाला अगर देखें तो ऐसे जाते हुए ऐसे घूम जाएगा। तो पार्टिकल के ऊपर हमेशा फोर्स कैसे रहेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा और फोर्स कांस्टेंट है, तो पार्टिकल ऐसे डेविएट करता जाएगा। अब ये पाथ कैसा आएगा, ये सर्कुलर पाथ आएगा। ठीक है, तो अगर सर्कुलर पाथ है तो ये रेडियस कितना हो गया, आर हो गया। तो हमें इसमें रेडियस फाइंड आउट करना है। अब ये जो भी पार्टिकल है इसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, इसका स्पीड चेंज नहीं होगा। मतलब जब पार्टिकल यहाँ मूव करेगा तो ये भी वी परपेंडिकुलर स्पीड से मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा तो ये भी वी परपेंडिकुलर स्पीड से मूव करेगा। तो होगा क्या कि जो पार्टिकल है इसको सर्कुलर पाथ कौन प्रोवाइड करवा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक फोर्स इसके सेंटीपिटल फोर्स को बैलेंस कर देगा। ठीक है, तो इससे हम उसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो ठीक है, रेडियस के लिए हम क्या करेंगे कि एफ सेंट्रीपिटल बैलेंसेस दी एफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, एक एम मास का पार्टिकल है, वी की स्पीड से आर रेडियस में मूव कर रहा है, तो सेंटीपिटल जो फोर्स आता है वो आता है एम वी परपेंडिकुलर स्क्वेयर बाय आर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स कितना आया, क्यू वी परपेंडिकुलर बी। तो देखो एक वी परपेंडिकुलर से एक वी परपेंडिकुलर कट गया, तो इससे जो आर का फॉर्मूला आया वो कितना आया, जो रेडियस आया वो आया एम वी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय क्यू इंटू बी। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें ओवरऑल हमने एक ये बात जानी कि अगर वेलोसिटी वी, जो वेलोसिटी है वो बी के परपेंडिकुलर रहेगा, तो इसमें जो भी पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये वाली बात समझ में आती है हमें। अगर सर्कुलर पाथ होगा तो उसका कुछ रेडियस होगा, तो रेडियस को हम लिखते हैं आर इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, जिसमें आर का मतलब हो गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, एम का मतलब हो गया मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसमें जो v है वो v क्या है, इसका स्पीड है। तो ये जो स्पीड है ये b के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हमने क्या लिखा कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू b। तो इसको हमें ऐसे याद करना चाहिए, इट इज़ वेलोसिटी या फिर स्पीड परपेंडिकुलर टू बी। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी होगी वो इसको क्या करेगा, वो उसको सर्कुलर मोशन करवाएगा, और वेलोसिटी और बी के पैरेलल वाली वेलोसिटी उसको स्ट्रेट मोशन करवाता है। ठीक है, तो हमने ये दो स्पेशल केसेस देखे कि बी के पैरेलल वेलोसिटी स्ट्रेट मोशन कराता है, एकदम स्ट्रेट पाथ फॉलो करवाता है, और वेलोसिटी जो बी के परपेंडिकुलर होती है वो उसको गोल गोल घुमाता है सर्कुलर पाथ में। ठीक है, बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और जो क्यू है इसका मतलब हो गया चार्ज। तो ये जो क्यू रखते हैं हम चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ठीक है, जो भी रेडियस आता है वो पॉजिटिव क्वांटिटी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसा करूं कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट कर दी, कि मेरे पास दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल को सेम मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हैं और दोनों पार्टिकल का चार्ज भी सेम है और मास भी सेम है। एक पार्टिकल को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका और एक पार्टिकल को मैंने 100 मीटर पर सेकंड से फेंका। तो जो 100 मीटर पर सेकंड से फेंका जाएगा वो बड़ा सर्कल बनाएगा, और जो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका जाएगा वो छोटा सर्कल बनाएगा। तो जो रेडियस है इसमें यही बात होती है कि जो रेडियस है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जो आर है वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, तो जो रेडियस होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। कि अगर मैंने दो पार्टिकल को सेम मैग्नेटिक फील्ड में सेम चार्ज वाले पार्टिकल को अलग अलग स्पीड से फेंका, तो जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बड़ा रेडियस बनाएगा और जिसकी स्पीड कम होगी वो कम रेडियस बनाएगा। तो देखो इसमें जब हमें रेडियस पता चला, इसके साथ साथ हमने ये चीज़ और देखी कि जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कि एक पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो ऐसा है कि अगर ये एक चक्कर 3 सेकंड में कवर करता है तो दूसरा चक्कर भी 3 सेकंड में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। मतलब ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है। तो ये पार्टिकल का जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ये पार्टिकल, तो इसका टाइम पीरियड भी फिक्स होता है, ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो इसमें हम टाइम पीरियड भी फाइंड आउट करते हैं।
टाइम पीरियड, ठीक है, क्योंकि ये जो भी सर्कुलर मोशन है ये पीरियोडिक सर्कुलर मोशन हो जाएगा तो इसका टाइम पीरियड फिक्स होगा। तो हम इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करते हैं। तो टाइम पीरियड है टी इज इक्वल टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक चक्कर में, 2 पाई आर डिस्टेंस डिवाइड बाय जिस स्पीड से मूव करेगा वो है वी परपेंडिकुलर। तो वी परपेंडिकुलर को रखते हैं तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई आर को हम रख देते हैं एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी डिवाइड बाय वी परपेंडिकुलर। वी परपेंडिकुलर से वी परपेंडिकुलर कट गया तो इससे जो टाइम पीरियड आया वो टाइम पीरियड आ गया 2 पाई m/q/b। तो ये टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन आ गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर इसमें ये देखें कि जो रेडियस है वो तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है लेकिन टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब है अगर मैं दो पार्टिकल जिसका मास सेम है, चार्ज सेम है और उसको सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाऊँ और दोनों का स्पीड मैं अलग अलग दे दूँ और स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये सर्कुलर मोशन तो करेगा, लेकिन जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, मान लेते हैं एक 100 हो गया और एक 10 हो गया, तो 100 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल बड़े रेडियस को कवर करेगा, बड़ा रेडियस बनाएगा, और 10 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल छोटा रेडियस बनाएगा। लेकिन दोनों के दोनों अगर सेम टाइम पे स्टार्ट करेंगे तो दोनों दोबारा से इसी सेम टाइम पे यहाँ पे पहुँचेंगे, मतलब उनका जो टाइम पीरियड होगा वो फिक्स होगा। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये टाइम पीरियड वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, रेडियस करता है। अगर हम और चीज़ें देखें इसके अंदर, जैसे टाइम पीरियड हमें पता चला तो हम इसका फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो हम इसका फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज़ 1/t। तो जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा QB/2πm। अब टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता तो फ्रीक्वेंसी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता चल गया तो हम इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं इसमें, या तो इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं या फिर वेलोसिटी बोल सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होता है, तो जो ओमेगा है वो उसको लिखते हैं 2πf। तो अगर मैं इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो जो ओमेगा का फॉर्मूला आएगा वो आएगा ओमेगा इज इक्वल टू QB/m। तो ओवरऑल अगर हम एक चीज़ देखें कि हमारे पास चार फॉर्मूला है, कि एक तो आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, एक हो गया टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इन चारों में सिर्फ रेडियस है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बाकी सारी चीज़ें वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसमें नोट करके हम लिख सकते हैं कि रेडियस डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी बट टाइम पीरियड, frequency and omega does not depend on velocity। ये velocity के इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो हमने इसका टाइम पीरियड निकाला 2πm/QB, फ्रीक्वेंसी QB/2πm, ओमेगा QB/m, और रेडियस हो गया MV परपेंडिकुलर/QB, जिसमें याद रखना है कि जो वेलोसिटी है वो B के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसमें ओवरऑल कहानी ये हुई है कि अगर वेलोसिटी B के परपेंडिकुलर होगी तो पाथ सर्कुलर होगा, सर्कुलर पाथ होगा तो उसका रेडियस हमें पता होना चाहिए, टाइम पीरियड पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा पता होना चाहिए। जो रेडियस है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, बट टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो हमने रेडियस हमने फाइंड आउट किया। ओवरऑल हमने ये देखा था जो वेलोसिटी है वो बी के परपेंडिकुलर होगा, तो सर्कुलर पाथ होगा तो उसका रेडियस हमें पता है MV परपेंडिकुलर/QB। इसका टाइम पीरियड ओमेगा और फ्रीक्वेंसी भी हमने लिख लिया। तो अगर हमें वेलोसिटी गिवन होती है तो हम रेडियस निकाल पाते हैं।
लेकिन अगर मान लो कि हमें ऐसा दिया जाए कि जो पार्टिकल है उसका हमें वेलोसिटी नहीं बताया, लेकिन उसका ये बोल दिया कि जो मोमेंटम है उसका मोमेंटम हमें गिवन है कि एक पार्टिकल है वो पी मोमेंटम से बी के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। अब वेलोस मोमेंटम बी के परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है, तो पाथ तो अभी भी कैसा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। तो हमें मोमेंटम के टर्म में भी रेडियस को याद रखना चाहिए और अलग अलग क्वांटिटी के टर्म में भी रेडियस को हमें याद रखना चाहिए। तो हम रेडियस को कन्वर्ट कर रहे हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में। जैसे अगर वेलोसिटी गिवन है तो एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। अगर मुझे मोमेंटम गिवन होता तो मोमेंटम हम कैसे लिखते हैं, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। अगर मुझे मोमेंटम p है तो मोमेंटम कैसे लिखते हैं हम, m इंटू वी परपेंडिकुलर। तो एम वी परपेंडिकुलर को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मोमेंटम से। तो रेडियस का जो अलग अलग फॉर्मूले बन रहे हैं, तो उसमें एक तो ये वाला फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि r इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी। एक तो ये हो गया अगर हमें वेलोसिटी गिवन है। तो मोमेंटम गिवन है तो एम वी को रिप्लेस कर दिया हमने मोमेंटम से, p बाय क्यू बी। ठीक है, तो अगर मोमेंटम गिवन है तो उसमें भी हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब मैं मोमेंटम को कन्वर्ट रिलेट कर सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी के ई मोमेंटम के टर्म में लिखा जाता है पी स्क्वेयर बाय 2m। तो यहाँ से मैं मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकता हूँ कि p विल बी अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे ऐसा बोल दिया जाए कि एक पार्टिकल है वो k काइनेटिक एनर्जी से b के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस कितना होगा, वो कितना, जो उसका सर्कुलर पाथ होगा उसका रेडियस कितना होगा। तो मैं p को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, अंडर रूट 2m के ई से। तो इसमें जो रेडियस का फॉर्मूला बना काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ये आ जाएगा अंडर रूट 2m के ई डिवाइड बाय क्यू इंटू बी। ठीक है, तो एक ये वाला फॉर्मूला हो गया कि अगर काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो भी हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी को आप कन्वर्ट कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। अब मुझे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करना है पोटेंशियल के अंदर। तो देखो इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि जैसे मान लो कि एक चार्ज है क्यू, ठीक है, और वो रेस्ट पे रखा हुआ था। ठीक, हमने क्या किया, इसको यहाँ से लेकर यहाँ पर हमने इसको मूव कराया एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा के। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने एक एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल लगाया वी एक्सेलरेटिंग, और जो चार्ज है वो यहाँ पे अब आया और ये वी स्पीड से चलने लगा। ठीक है, वी स्पीड से ये चलने लगा। तो जो अगर ये पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा इसका, ज़ीरो रहेगा। अगर पार्टिकल जब चल रहा है एक्सलेट कर दिया मैंने एक पोटेंशियल से, जैसे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक नेगेटिव प्लेट लगा दी, ये नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया। तो नेगेटिव पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, और ये जो चार्ज होगा इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, तो ये स्पीड से, मतलब यहाँ पर जब पहुँचेगा तो इसकी कुछ स्पीड होगी, तो इसकी कुछ ना कुछ फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मुझे इसी काइनेटिक एनर्जी को एक्सलेटिंग पोटेंशियल के अंदर मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो सिनेरियो वो ये है कि क्यू charge is accelerated through a potential difference बोल सकते हैं, या एक्सलेटिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं, थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी ए सी। ठीक है, चाहे इसको एक्सलेटिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इनिशियली चार्ज इज़ एट रेस्ट, शुरू में ये चार्ज रेस्ट पे था, तो मैंने इसको वी एक्सलेटिंग इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगा के उसको मैंने क्या कर दिया, एक्सलेट कर दिया। तो ये होगा क्या कि जो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर एक वर्क डन करेगी। तो वर्क डन ऑन द चार्ज विल बी वर्क डन ऑन द चार्ज W विल बी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी ए सी सी, तो वी एक्सेलरेटिंग। तो ये हो गया इसका वर्क डन। और हम इसमें ये लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम से, वर्क एनर्जी थ्योरम ये हमें क्या बताती है कि जो भी वर्क डन है
वो किसके बराबर होना चाहिए, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि जो वर्क डन हमारा आया, वर्क डन कितना आया था, Q इंटू वी एक्सेलरेटिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस ज़ीरो। तो इससे हमें निकल के आ गया कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी Q इंटू वी एक्सेलरेटिंग। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो भी ये काइनेटिक एनर्जी है, कि एक पार्टिकल को मैंने रेस्ट से छोड़ा होगा, तो रेस्ट से इसको अगर छोड़ देंगे और एक्सलेट कर देंगे वी पोटेंशियल पे, तो यहाँ तक जब पहुँचेगा तो इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। और यही काइनेटिक एनर्जी किससे आया है, एक्सलेटिंग पोटेंशियल से आया है। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ Q इंटू वी एक्सलेटिंग से। तो जो रेडियस है वो एक्सलेटिंग पोटेंशियल के टर्म में बन जाएगा, इसको आप रिप्लेस करो Q इंटू वी एक्सलेटिंग, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा 2m क्यू वी एक्सिलरेटिंग डिवाइड बाय Q इंटू बी। तो जो रेडियस है उसके अलग अलग फॉर्मेट बन सकते हैं, कि अगर वेलोसिटी दी गई है तो एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। मोमेंटम दिया है, मोमेंटम को भी हमें ऐसे लिखना चाहिए, मोमेंटम परपेंडिकुलर टू बी, तो इसको भी ऐसे याद करना चाहिए। मोमेंटम को कन्वर्ट कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी में, P इज इक्वल टू √2m/ke। तो P को मैंने हटा के लिखा है √2m/ke। काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो Q इंटू एक्सलेटिंग पोटेंशियल, तो के को मैंने लिखा Q इंटू वी एक्सलेटिंग। लेकिन ये तभी याद करना है व्हेन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल बी ज़ीरो। अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्यू वी ए सी सी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहाँ पर के को ये पूरे दोनों टर्म से रिप्लेस करोगे, क्यू वी ए सी ई प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लेकिन ज़्यादातर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज़ीरो दिया होता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हो Q इंटू वी ए सी सी। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो रेडियस है इसके 4 फॉर्मूले हमने बनाए, वेलोसिटी में, मोमेंटम में, काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल में। क्वेश्चन में जैसा दिया गया होगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी दिया गया होगा तो रेडियस उसी टर्म से हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम वी ए सी सी को क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। तो वी ए सी सी इज एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। एक क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट एंड एक्वायर्स अ स्पीड वी। एक चार्ज पार्टिकल था, उसको मैंने वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट किया, तो एक्सलेट करते करते उसने वी स्पीड उसने एक्वायर कर ली। इट इज़ देन इंजेक्टेड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कि जो पार्टिकल है उसको बी के परपेंडिकुलर मूव किया, तो जैसे पार्टिकल बी के परपेंडिकुलर चलेगा तो वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो उसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके अंदर अगर हम देखें कि हमें स्पीड तो पता है v है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस v नॉट है तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं कि v एक्सलेटिंग को कितना रख देंगे, v नॉट। लेकिन हमें मास और चार्ज के बारे में नहीं दिया है, तो हमें मास और चार्ज को रिप्लेस करना है v नॉट और v के टर्म में। तो चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, चाहे ये यूज़ कर सकते हो। तो देखो ओवरऑल जो बात है इसमें ये है कि जब इस चार्ज पार्टिकल को, कि एक क्यू चार्ज पार्टिकल होगा, उसको वी नोट से एक्सलेट कराओगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वी नॉट। लेकिन अगर इस वाले पार्टिकल है, इसने वी स्पीड एक्वायर कर ली है, कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वही लिख रहे हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो एक और आप, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, एक पार्टिकल है उसकी फाइनल स्पीड v है, तो हाफ एम वी स्क्वेयर। तो इससे आप, अगर मुझे m बाई क्यू चाहिए तो इसमें मैं m बाई क्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो m बाई क्यू कितना हो जाएगा, 2v0/v²। तो ठीक है, अब आप चाहे ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हो या ये भी यूज़ कर सकते हो, कि अगर हम इसमें देखें तो इससे जो रेडियस आएगा r, वो कितना आ जाएगा, m बाई क्यू की जगह हो गया 2v0/v² इंटू v परपेंडिकुलर, तो v है और ये हो जाएगा b। तो जो रेडियस आया वो आ गया 2v0/vb। ये क्वेश्चन सिंपल था, बस इसमें ये चीज़ हमें देखना था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे रिलेट करती है और वेलोसिटी से कैसे रिलेट करती है। तो हमें बस इसमें ये चीज़ जानना था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट करती है Q इंटू वी एक्सेलरेटिंग, और वी एक्सेलरेटिंग कितना है, v नॉट है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन चलते जाएंगे उसके हिसाब से हम रेडियस फाइंड आउट करते जाएंगे। टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और ओमेगा उनका फॉर्मूले वैसे ही रहेंगे, सिर्फ रेडियस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हम बना सकते हैं।
जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, अ प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर इन द रीजन ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली, कि सारे पार्टिकल्स बी के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे तो वह सर्कुलर पाथ को फॉलो करेंगे, तो सर्कुलर उसका ट्रेजेक्टरी रहेगा। इफ़ आर पी, आर डी एंड आर अल्फा डिनोट द रेडियाई ऑफ देयर रेस्पेक्टिव सर्कुलर पाथ्स, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई आर पी, आर डी और आर अल्फा, आर पी रेशियो, आर डी रेशियो, आर अल्फा इफ़ दे एंटर द रीजन। अब यहाँ पे जो रेडियस है वो अलग अलग चीज़ों के लिए पूछ सकता है, स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल। तो इसमें ये कंडीशन है, इफ़ दे एंटर द रीजन विद सेम काइनेटिक एनर्जी, मतलब सारे पार्टिकल्स इक्वल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे होंगे। तो हम इसमें फाइंड आउट करते हैं कि जो रेडियस है उसका रेशियो क्या आएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल है उनका मास और चार्ज कैसा रहता है। कि अगर हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ये अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अगर प्रोटॉन का मास हम m से डिनोट करें, कि अगर मैंने प्रोटॉन का मास अगर लिखा है m और इसका चार्ज लिखा है q, तो ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, इसका डबल होता है, तो ये होता है 2m, लेकिन चार्ज कितना होता है, सेम होता है, ठीक है। और अल्फ़ा पार्टिकल प्रोटॉन से 4 टाइम्स हैवी होता है, तो इसका मास हो जाएगा 4m और इसका चार्ज कितना होता है, डबल होता है 2q। तो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में ड्यूट्रॉन कितना होता है, प्रोटॉन अगर mq है तो ड्यूट्रॉन 2m और ये q होगा, और अल्फ़ा पार्टिकल 4m 2q, ठीक है। तो हमें चार्जेस और मासेस वगैरह चाहिए होते हैं, तो इसके लिए हमने ये वाला डेटा लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें लिखना है काइनेटिक एनर्जी, कि अगर सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं तो रेडियस का फॉर्मूला हमें काइनेटिक एनर्जी वाला लिखना चाहिए। तो जो रेडियस आएगा, रेडियस r, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या आता है, अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय q इंटू बी। अब ये देखो कि सारे पार्टिकल्स सेम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो अगर मैं जब रेशियो निकालूंगा तो b से सारे b कट जाएंगे। अच्छा, 2 से भी, ये 2 कांस्टेंट टर्म है तो जब रेशियो निकालेंगे 2 भी कट जाएगा। काइनेटिक एनर्जी भी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कट जाएगा। तो जो रेडियस है, रेडियस ये सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड करता है, रूट m पे डिपेंड करता है और q पे डिपेंड करता है। तो इसके लिए हम तीनों का जो अब रेशियो निकालेंगे उसमें क्या आएगा, सिर्फ मास आएगा और चार्ज आएगा। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, इसको कैसे लिख सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन m और चार्ज ऑफ प्रोटॉन q रेशियो, अगर इसमें लिखे ड्यूट्रॉन के लिए तो मास ऑफ ड्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 2m और चार्ज कितना हो जाएगा q ही रहेगा। रेशियो अल्फ़ा पार्टिकल के लिए लिखें तो मास कितना हो जाएगा 4m और चार्ज कितना हो जाएगा 2q। तो देखो अगर इसमें देखें तो q से q भी कट गया, m से m कट गया और रूट से रूट कट गया। तो यहाँ क्या बचा 1, रेशियो यहाँ बचेगा सिर्फ √2, रेशियो यहाँ कितना बचेगा, ये जो 2 है ये बाहर आ जाएगा तो 2/2, ये 4 का √2, 2 से 2 कट गया तो ये कितना बचा 1। तो रेडियस का जो रेशियो आया कितना आया 1 रेशियो √2 रेशियो 1। तो हम ठीक है इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जिस फॉर्मेट में रेडियस पूछा जाएगा उसी फॉर्मेट का हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। जैसे इसने सेकंड क्वेश्चन क्या बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई व्हेन द चार्जेस आर एक्सलेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, कि सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, कि जो VACC है वो सबके लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम जो रेडियस है हमें एक्सलेटिंग पोटेंशियल का लिखना चाहिए। तो रेडियस कितना आता था √2m, काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते थे q इंटू वी एक्सेलरेटिंग डिवाइड बाय q इंटू बी। अब देखो b कांस्टेंट है ये कट जाएगा, 2 कांस्टेंट है कट जाएगा, v एक्सेलरेटिंग सबके लिए सेम है ये भी कट जाएगा। तो ऊपर बचा √q और नीचे बचा q, तो ये आ जाएगा रूट q नीचे बचेगा और √m ऊपर बचेगा। तो जो रेडियस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m/q। तो जो रेडियस है वो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मास और चार्ज हमने सबके लिख लिए। तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन रेशियो रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो रेडियस ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल विल बी, इसका क्या लिखेंगे, प्रोटॉन का लिखेंगे मास m चार्ज q, ड्यूट्रॉन का मास 2m चार्ज q, और अल्फ़ा पार्टिकल का मास हो जाएगा 4m और चार्ज हो जाएगा 2q। तो m/q से m/q से m/q कैंसिल, रूट से रूट कैंसिल, ये 2 और ये बचेगा 2, तो यह बच जाएगा √2 और ये 1। तो ये जो रेशियो आएगा RP रेशियो RD
रेशियो आर अल्फ़ा, ये आ जाएगा 1:√2:√2। तो हमसे रेडियस या रेडियस का रेशियो चार अलग अलग फॉर्मेट में पूछ सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, वेलोसिटी, मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे हमने रेडियस निकाल लिया, इसके अलावा टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा भी होता था, तो इनमें भी रेशियोज पूछे जा सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं कि पार्ट सी, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एंगुलर फ्रिक्वेंसी का लिख लेते हैं, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है ओमेगा प्रोटॉन रेशियो ओमेगा ड्यूट्रॉन रेशियो ओमेगा अल्फ़ा पार्टिकल। तो देखो, जो ओमेगा होता है, ओमेगा का फॉर्मूला आता था BQ/m। तो जो ओमेगा है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी कि ओमेगा का फॉर्मूला आता था BQ/m। अच्छा, ये जो बात है, ये जो ओमेगा होता है, ये वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर ये वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, मतलब मोमेंटम पे भी डिपेंड नहीं करेगा, और काइनेटिक एनर्जी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, तो एक्सलेटिंग पोटेंशियल पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो इसमें तो सिर्फ ऐसे ही फॉर्मेट बना सकते हैं, इसको एक ही तरीके से पूछ सकते हैं। इसको अलग अलग फॉर्मेट में, सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम पोटेंशियल, सब में आंसर सेम आएगा, क्योंकि जो ओमेगा है, टाइम पीरियड है, फ्रिक्वेंसी है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो वो इन वाली चीज़ों के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा सिर्फ बी, क्यू और एम पे। अब सबके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम है, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज और मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ओमेगा जो है, ओमेगा डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज एंड मास। तो ओमेगा ऑफ प्रोटॉन रेशियो ओमेगा ऑफ ड्यूट्रॉन रेशियो ओमेगा ऑफ अल्फ़ा विल बी, प्रोटॉन के लिए लिखते हैं, ये हो गया Q/m, ड्यूट्रॉन के लिए हो जाएगा चार्ज चार्ज हो जाएगा Q, मास हो जाएगा 2m, और अल्फ़ा के लिए चार्ज हो जाएगा 2Q और मास हो जाएगा 4m। तो ओमेगा प्रोटॉन रेशियो ओमेगा ड्यूट्रॉन ओमेगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा 1/2 और 1/2, 1:1/2 रेशियो 1/2। अगर मुझे इसको इंटीजर बनाना है तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2:1:1।